हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस टू द नेक्स्ट टॉपिक इन अवर चैप्टर ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हम लोग अब आज क्या पढ़ने जाएंगे। अभी हमारा फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट हुआ था, तो अब आज हम दूसरा लेक्चर उसका कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों थोड़ा सा आप लोग आज वॉइस क्वालिटी में ऊपर नीचे हो सकता है, क्यों इसलिए कि आज हमारे भोपाल में बहुत बारिश हो रही है और बारिश का शायद आप लोगों को वॉइस अगर थोड़ा बहुत जाए तो उसको एडजस्ट कर लीजिएगा, मैनेज कर लीजिएगा। नेक्स्ट बार से मैं कोशिश करूँगा। नेक्स्ट बार से तो हो गया, शायद बारिश निकल जाए। अभी रात में भी शाम हो रही है ना, तो बारिश बहुत तेज़ी से हो रही है। तो बच्चों अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं। तो हमारा क्या चल रहा था, ब्रीदिंग वाला चैप्टर। तो उसमें हम लोगों ने भी पढ़ लिया कि कैसे हमारी एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ब्रीदिंग का मतलब क्या होता है, किस प्रकार हम लोग एक्सेल इनहेल करते हैं और वायुमंडलीय वायु की सांस को अंदर अपने बॉडी में मतलब लेते हैं हम ऑक्सीजन को, और कार्बन डाइऑक्साइड को किस प्रकार से छोड़ते हैं। कौन सी जीव में क्या पाया जाता है जो होता है हमारे, जैसे फिशेज़ में क्या था, गिल्स थी, फिर उसके बाद इवोल्यूशन हुआ, तो फिर उसके बाद जो हमारे एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, इन सब में लंग्स पाए गए और वो इन्वॉल्व होते गए अच्छे मतलब फीचर्स में, यूनिक फीचर और आते गए मैमल्स, फिर हायर वर्टिब्रेट्स आए। तो इस प्रकार से हम लोगों ने वो सब कुछ पढ़ा। और उसके चैप्टर में, उस टॉपिक में हम लोगों ने डिस्कस किया कि कैसे कैसे हमारी मतलब फेरिंग्स से होता है ना, लैरिंग्स होता है, फिर लैरिंग्स में एपिग्लॉटिस कैसे फूड पाइप को, एपिग्लॉटिस नहीं, रेस्पिरेटरी पाइप को ढकता है। और उसके बाद हमारा लैरिंग्स होता है, कंठ होता है, जो कि स्वर यंत्र भी बोलते हैं। और फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि स्वर यंत्र के बाद तो हमारा उसके बाद था कि हमारा ट्रैकिया आता है। फिर ट्रैकिया के बाद हमारा ये सी शेपिंग जो रिंग्स होती हैं वो हमारी कहाँ तक ढकती हैं, वो हमारा फेरिंग से लेकर ट्रैकिया से लेकर कहाँ तक, इन इनिशियल ब्रोंकाई तक, मतलब टर्मिनल को छोड़कर के सब सी शेप से वो ढके हुए होते हैं रिंग से, जो होता है ना, जो छल्ला होता है, ताकि वो कोलैप्स ना करें, आपस में चिपक न जाएं। इस वजह से जो पाइप है मतलब हमारी रिस्पिरेटरी पाइप, वो आपस में अगर कोलैप्स कर जाएगी तो फिर क्या होगा, हम लोग सांस कैसे लेंगे। इस वजह से उसमें सी शेप का ये बनाया जाता है। और जो इन टर्मिनल वाला होता है हमारा ब्रोंकाई, और उसकी शाखाएं जो हैं, कूपिकाएँ मिलकर के हमारी वो एल्वेलाई मिलकर के क्या बनाते हैं, लंग्स बनाती हैं। और ये पांचवी थोरेसिक वर्टिब्री के पास से लेफ़्ट और राइट ब्रोंकाई में ब्रोंक्योल्स में डिवाइड होता है हमारा। फिर क्या होता है जो कि हमारे नेज़ोफेरिंक्स मतलब होता है ना, और नाक से लेके हमारा इनिशियल ब्रोंकाई तक क्या करता है वो काम, उसमें हम लोगों ने बताया था ना, ये चालन क्षेत्र होता है। और विनिमय क्षेत्र हमारा कूपिका होता है। तो जो कूपिका होती है वहाँ पे तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, पर ये जो चालन भाग है वहाँ पे हमारा पूरा ये कैसे होता है, यहाँ पे मतलब धूल के कणों को कम करते हैं और हवा मतलब वायु को आर्द्र बनाते हैं, नम बनाते हैं। जो हमारी वायु अंदर जाती है हमारी नाक से, चालन भाग, और क्या करते हैं वो हमारे बॉडी टेम्परेचर के बराबर तापमान को मैनेज करते हैं। तो ये सब चीज़ें हमारी चालन भाग की हैं। ये सारी लाइनें जो मैं आपको बता रहा हूँ पूरे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और नीट में हर लाइन से क्वेश्चन बनाए जो मैं बोल रहा हूँ। आप लोगों को देखिएगा, जब आप लोग सेक्शन सी के क्वेश्चन PYQs लगाएंगे तो आपको एक एक स्टेटमेंट के क्वेश्चंस मिलेंगे। और नीट में इतना शिद्दत से पढ़ना पड़ता है कि चीज़ें मतलब एकदम याद हो जाएं। और लास्ट क्लास का तो अपना रिकॉल करना ही चाहिए हमेशा, मतलब कि हम लोगों ने क्या पढ़ा, कैसे पढ़ा और कहाँ पे हैं। तो उससे थोड़ा सा एक ऑरा बनता है हमारा पढ़ने का, और चीज़ें कि हम लोगों ने कहाँ तक की और अब क्या करना है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो हम लोगों ने चालन विनिमय भाग पढ़ लिया, और अब हमें एल्वियोलाई जो होती है और वो लंग्स की रचना करती है ना, हमारे लंग्स बनते हैं, वहाँ पे विनिमय स्थल होती हैं, वहाँ पे गैसेज एक्सचेंज करते हैं। अब हम लोग कहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं और किस प्रकार से ये पढ़ा था ना कि पहले हमारा जो ऑक्सीजन है, गैसेस हैं हमारी, पहले कूपिकाओं के पास गैसों का आदान प्रदान होता है, फिर हमारे ब्लड में जाती हैं, फिर ब्लड से हमारे टिश्यूज़ में जाते हैं, और फिर टिश्यू में ऑक्सीजन मिल जाता है। फिर उसके बाद टिश्यू में उपापचयी क्रियाएँ होती हैं, वो उस ऑक्सीजन को यूज करता है। और फिर उसके बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, CO2 बनती है, वो पुनः रिवर्स प्रोसेस चलती है और ये हमारे ब्लड में आती है CO2। फिर ब्लड से, टिश्यू से ब्लड में आई, फिर ब्लड से हमारे एल्वियोलाई में आई, एल्वियोलाई से हमारे बाहरी वातावरण में वो रिलीज़ कर दी जाती है। तो इस प्रकार से ये हमारा अभी हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे, है ना। और ये हमारा लंग्स का स्ट्रक्चर ये हम लोगों ने समझ लिया था। अपूर्ण उपास्थीन वलन जो है वही मैं बोल रहा था, कोलैप्स करने से उनको प्रोटेक्ट करते हैं, बचाते हैं। अब हम लोग आज पढ़ने वाले हैं श्वसन की क्रियाविधि। श्वसन 2 चरणों में
सम्मिलित है। श्वसन में 2 चरण सम्मिलित होते हैं, अंतः श्वसन जिसके दौरान वायुमंडलीय वायु को अंदर खींचा जाता है और निःश्वसन जिसके द्वारा फुफ्फुसी वायु को बाहर मुक्त किया जाता है। वायु को फेफड़ों के अंदर ले जाने के लिए फेफड़ों एवं वायुमंडल के बीच दाब प्रवणता निर्मित की जाती है। तो जो हमारा वो प्रेशर ग्रेडियंट बनाया जाता है। तो हमारा अंतः श्वसन क्या है, जो हम वायुमंडलीय वायु को जब अपने अंदर ले रहे हैं, एक्सपिरेशन कर रहे हैं, तो उसे अंतः श्वसन कहते हैं। और निःश्वसन क्या होता है, जब हम वायु को बाहर छोड़ रहे हैं। तो देखिए ये हम अंतः श्वसन किए, ये हमने निःश्वसन कर दिया। तो वायुमंडलीय वायु को यही एक्सचेंज ऑफ गैसेज है जो कि हमारे पर्यावरण के बीच में होता है। तो उसे ही हम लोग अपना श्वसन की क्रियाविधि में पढ़ते हैं। और इसके लिए एक प्रेशर ग्रेडियंट ज़रूरी होता है, जो कि अभी आगे आप लोगों को मैं बताऊंगा, तो समझ में चीज़ें एकदम क्लियर होती जाएंगी। अंतः श्वसन तभी हो सकता है जब वायुमंडलीय दाब से फेफड़ों की वायु का दाब आंतर फुफ्फुसी दाब कम हो, अर्थात फेफड़ों का दाब वायुमंडलीय दाब के सापेक्ष कम होता है, तब निःश्वसन होता है। जब हम कब अंतः श्वसन कर पाएंगे, अच्छा आप लोग बताइए। तो इसमें यही बोल रहा है कि अंतः श्वसन जब करेंगे जबकि हमारा फेफड़े का दाब कम होगा और वायुमंडलीय दाब ज़्यादा होगा। अब मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल अपने नॉर्मल जीवन का बताता हूँ कि अगर आपको एक बॉटल में पानी भरना है, तो अगर उस बॉटल में पानी भरा हुआ है तो आप उसमें पानी कैसे भर पाएंगे बताइए। पर जब खाली बॉटल रहेगी तो उसमें पानी का फ्लो अगर तुरंत आप लगाइए, तुरंत जाने लगेगा अंदर, है कि नहीं। तो इसी प्रकार से उसमें भी होता है कि जब दाब वहाँ पे ज़्यादा है, प्रेशर वहाँ पे मॉलिक्यूल्स ज़्यादा घने घने हैं, जो हमारे मतलब कण हैं, वायु के कण छोटे छोटे, तो पार्टिकल्स जो हैं ज़्यादा कौन नज़दीक हैं और फिर वो सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाने का प्रयास करेंगे। तो हमारे जब वायुमंडलीय आयतन, जब हमारे मतलब फेफड़ों का आयतन कम होगा, दाब कम होगा, सॉरी आयतन बढ़ेगा तब दाब कम होगा, तब हम क्या कर पाएंगे, इंस्पिरेशन करेंगे। तो इस प्रकार से यही यहाँ पे कहा गया है, जब अंतर फुफ्फुसी दाब वायुमंडलीय दाब से कम होता है, अंतर फुफ्फुसी दाब जब वायुमंडलीय दाब से कम होगा तब हम इंस्पिरेशन कर पाएंगे। वही हमारा यहाँ पे बोल रहा है, अधिक होता है। तो डायफ्राम अंतर फुफ्फुसी दाब क्या होता है, अधिक होता है। डायफ्राम और एक विशिष्ट पेशी समूह पसलियों के बीच स्थित बाह्य एवं अंतरापरसुक इंटरकॉस्टल मसल इस तरह की प्रवणताएं उत्पन्न करते हैं। अंतः श्वसन में डायफ्राम का संकुचन प्रारंभ होता है। जब हम लोग इंस्पिरेशन करते हैं तो डायफ्राम क्या होता है, एग्जाम्पल नीट में बहुत PYQs है कि क्या होगा, डायफ्राम का संकुचन प्रारंभ होगा, जो कि एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस पर। एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस क्या होता है हमारा, ये ऊपर से नीचे ऐसे एंटीरियो पोस्टीरियर। और डॉर्सोवेंट्रल क्या हो गया, ये हमारा जो है, ये हमारा क्या हो गया, वेंट्रल पार्ट हो गया, जो हमारे सर की उस तरफ है, ये वाला पार्ट पीछे वाला हमारा वो डॉर्सल पार्ट हो गया, और ये वेंट्रल पार्ट हो गया। तो इस प्रकार से यहाँ बताया गया है कि डॉर्सोवेंट्रल और एंटीरियो पोस्टीरियर है ना। तो एंटीरियो पोस्टीरियर हमारे पेट में नीचे तरफ में होता है हमारा वो डायफ्राम। तो यही बोल रहा है, में वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है। बाह्य अंतरापरसुक पेशियों की संकुचन, जो हमारी एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल हैं, पेशियाँ, वो संकुचन करेंगी तो पसलियों और उरोस्थी को ऊपर की ओर उठाती हैं। तो जब हमारे एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स संकुचन करेंगे तो हमारी पसलियाँ और स्टर्नम, जो स्टर्नम होता है वो हमारे यहाँ पे होता है, ये स्टर्नम हो गया और पसली हो गई हमारी उधर। तो इसको कैसे हम आपको एक अपना ये बड़ा करके आपको इसको दिखाता हूँ यहाँ पे। तो इस प्रकार से जब आप क्या करेंगे, हाँ, तो हमारा जो ये हमारा जो है यहाँ पे, तो इसे क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं डॉर्सल पार्ट। और यहाँ पे हमारा स्टर्नम है, और इस साइड हमारा जो पीठ साइड है उस तरफ हमारा वर्टिब्रल कॉलम है। तो ये डॉर्सो वेंट्रल पार्ट है ना। जब हम सांस लेते हैं, अंदर खींचते हैं, तो देखिए हमारी मतलब चेस्ट का आयतन बढ़ता है ना, फूलती है चेस्ट। तो उसी प्रकार से यहाँ बताया गया है कि ये बाहर की ओर फैलाते हैं हमारे, जैसे रिब केज है, तो आप जब सांस लेंगे तो ऐसे फैलेगा बाहर की ओर, और अंदर वायु का आयतन बढ़ेगा। ऐसे है तो वो ऐसे होगा। तो उरोस्थी के ऊपर उठा देता है, जिससे कि डॉर्सो वेंट्रल में वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है। तो ये नीट में क्वेश्चन पूछता है कि डॉर्सो वेंट्रल में कौन हमारा मतलब आयतन बढ़ाता है और एंटीरियो पोस्टीरियर में कौन मदद करता है। तो इसलिए आपको याद रखना पड़ेगा कि जो हमारा डायफ्राम है तो वो क्या करेगा, डायफ्राम में जब संकुचन होगा तो एंटीरियो पोस्टीरियर में बढ़ेगा, और जब हमारा
एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल होगी वो संकुचित होगी, तब हमारा क्या होगा, एंटीरियर पोस्टीरियर नहीं, तब हमारा डॉर्सोवेंट्रल में संकुचन होता है। तो इस प्रकार से याद रखिएगा, वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाएगा और वक्ष गुहा के आयतन किसी भी प्रकार से हुई वृद्धि के कारण अंतरफुफ्फुसी दाब वृद्धि होने के कारण फुफ्फुस के आयतन में भी समान वृद्धि हो जाती है और यह समान तरह की वृद्धि फुफ्फुसी दाब को वायुमंडलीय दाब से कम कर देती है। और जब वायुमंडलीय दाब से फुफ्फुसी दाब कम कर देगा तो जिससे बाहर की वायु बलपूर्वक फेफड़े के अंदर आ जाती है, अर्थात अंतःश्वसन की क्रिया होती है। इस प्रकार से हमारा अंतःश्वसन की क्रिया होती है। चित्र 17.2 में दिखाया गया है, पहले अब मैं उसे दिखा देता हूँ आपको, अंतःश्वसन की क्रिया, ये आप लोग देख लीजिए। हाँ, अब इसमें क्या बताया गया है, संकुचित होता हुआ डायफ्राम, नीचे आप देख सकते हैं, और वो बाहर लिखा हुआ है किनारे साइड में कॉर्नर में, पसलियों और उरोस्थि का फैलना। तो पसलियाँ और उरोस्थि किस एक्सिस में फैल रही हैं, वो हमारी डॉर्सोवेंट्रल में फैल रही हैं, और ये जो डायफ्राम संकुचित हो रहा है वो एंटीरियर पोस्टीरियर में हो रहा है, और वक्ष के आयतन में वृद्धि हो जाती है इस प्रकार से। और जो देखिए एरो दिखा रहा है ना, वो वायु का फेफड़ों में प्रवेश, ये हमारा इंस्पिरेशन है। एक्सपिरेशन वाला इसका भी डायग्राम आप लोग यहीं पे देख लीजिए, फिर हम लोग आगे पढ़ लेंगे। तो इसमें देखिए क्या है, वायु का फेफड़ों से बाहर निकलना, पसलियों और उरोस्थि मूल स्थान पर वापस लौटना, और वक्ष के आयतन में कमी। अब इसमें वक्ष के आयतन में इसलिए कि एक्सपिरेशन हो रहा है ना, और डायफ्राम शिथिल हो रहा है, एवं आर्च जो हमारी वो है उपरिगमन, आज जो उपरिगमन एक्सपिरेशन है, ये निश्वसन को दर्शाता हुआ। निश्वसन क्या होता है भाई, जो हम श्वसन को बाहर फिर श्वसन को छोड़ रहे हैं अपनी सांस को, तो इस प्रकार से इसका भी हम लोग समझते हैं क्या बोल रहा है एक्सपिरेशन के बारे में। ये चीज़ इंस्पिरेशन आप लोग को आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने पूरा अच्छे से समझाने की कोशिश की है आप लोगों को कि अच्छे ढंग से आप लोग समझ जाएं चीज़ों को, इसलिए कि इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन बनते ही हैं और बहुत आसान से क्वेश्चन बनते हैं। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। डायफ्राम और अंतरापरसुक पसलियाँ जब शिथिल होती हैं, रिलैक्सेशन में आती हैं, तो डायफ्राम और उरोस्थियों उनके समान स्थान पर वापस कर देती हैं। डायफ्राम और उरोस्थियों उनको समान स्थान पर वापस कर देंगी तो वक्षी गुहा का आयतन घट जाएगा, जिससे कि हमारा वक्षी गुहा का आयतन बढ़ गया, जिससे कि फुफ्फुसी आयतन भी घट जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप अंतर फुफ्फुसी दाब बढ़ जाता है। जब आयतन घटेगा तो जो वायु थे तो दाब फिर से बढ़ गया, तो हमारा जो बाहर का वायुमंडलीय दाब है उससे अंतर फुफ्फुसी दाब ज़्यादा बढ़ गया। अब ज़्यादा हो गया तब कम करना है, तो दाब थोड़ा अधिक हो जाता है, जिससे फेफड़ों की हवा बाहर निकल जाती है, अर्थात निःश्वसन हो जाता है। हम अपनी अतिरिक्त उदरी पेशियों की सहायता से अंतःश्वसन और निःश्वसन की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। औसतन एक स्वस्थ मनुष्य प्रति मिनट 12 से 16 बार श्वसन करता है। मतलब अगर एक स्वस्थ मनुष्य कितने बार करेगा श्वसन, तो 12 से 16 बार स्वस्थ मनुष्य करता है। श्वसन गतिविधियों में ये सम्मिलित वायु के आयतन का आकलन स्पायरोमीटर की सहायता से किया जाता है। स्पायरोमीटर क्या करती है, हमारी वायु का आकलन जो है स्पायरोमीटर की सहायता से किया जाता है, ये याद रखिएगा। नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, जो फुफ्फुसी क्रियाकलाप का नैदानिक मूल्यांकन करने में सहायक होती है। तो फुफ्फुसी क्रियाकलाप की नैदानिक हमारा उपाय है जो कि उसको ठीक करने में हमारा मदद करेगा, है ना। इस प्रकार से हम लोगों ने एक्सपिरेशन और इंस्पिरेशन दोनों पढ़ लिया और चीज़ों को मैंने अच्छे से आप लोगों को समझाया है, कोई वो नहीं है कि ऐसे वैसे समझाया हूँ। अब ये जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ 17.2.1, ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि इससे हर साल एक क्वेश्चन तो पक्का है इस टॉपिक से। एक छोटा सा ही जितना बड़ा पैराग्राफ इसका चलेगा टॉपिक, पूरे वैल्यूज़, इनसे एक क्वेश्चन तो नीट में हर साल आना ही आना है 100%, 101%। तो इसको आप लोग तो अच्छे से ज़रूर करिएगा। मैं तो यही कहूँगा कि आप लोगों का एक क्वेश्चन तो हम पक्का हो जाएगा। तो ये हम पढ़ते हैं टाइडल वॉल्यूम, जो हमारा ज्वरीय आयतन है। तो ये सामान्य श्वसन क्रिया के समय प्रति श्वसन अंतःश्वसित या निःश्वसित वायु का वह आयतन जो लगभग 500 ml होता है, अर्थात एक स्वस्थ मनुष्य लगभग 6000 से 8000 ml वायु प्रति मिनट की दर से अंतःश्वसित या अनुश्वसित करता है। टाइडल वॉल्यूम जो होती है, सामान्यतः जो श्वसन हम लोग सांस ले रहे हैं, जैसे कि धीरे सांस छोड़ रहे हैं, ले रहे हैं सांस, एक्सेल इनहेल कर रहे हैं ना, तो ये हमारा टाइडल वॉल्यूम ही होता है, जो कि 500 ml हम लोग एक्सेल इनहेल करते हैं, है ना। अब इसमें एक स्वस्थ मनुष्य के कितना बार मतलब लगभग 1 मिनट में कितनी वायु को श्वसन को करेगा, तो अब 12 पंचे 60,
5 ml है 12 से 16 बार, तो 6000 से 8000, वो आप लोग डायरेक्ट अपना कैलकुलेशन भी कर सकते हैं कि जब 12 से 16 बार हम लोग कर रहे हैं एक्सेल इनहेल अंतर श्वसन निश्वसन, तो और 500 ml एक बार में हो रहा है, तो 12 पंचे 60 कम से कम, और उसमें क्या हो गया 12 से 16, तो 16 बार हम कितना होगा 8, 80, तो ये हमारा 6000 से 8000 ml प्रति मिनट की दर से अंतः श्वसन और निश्वसन की दर होती है, जो कि किया जाता है। इस प्रकार से ज्वरीय आयतन आप लोग याद रखिएगा, और एक स्वस्थ मनुष्य का किस प्रकार से बताया गया है ये भी याद रखिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट आयतन में चलते हैं अपने। अब मुझे अपना ये छोटा करना पड़ेगा, अपना फेस कैम जो है इसको सर्कल बना लेते हैं अपन, और सर्कल की साइज़ थोड़ी छोटी कर लेते हैं, ऐसे इसको यहाँ कॉर्नर पे रख देते हैं। बच्चों मेरे साथ अगर आप लोग चलेंगे तो मैं अपने तरीके से आपको अच्छे से समझा दूँगा, आपको क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत भी नहीं होगी कृति थोड़ी सी भी। तो अब हम दिखाते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम IRV, इसको क्या बोलते हैं अंतः श्वसन सुरक्षित आयतन। तो वायु आयतन की वह अतिरिक्त मात्रा जो एक व्यक्ति बलपूर्वक अंतः श्वसित कर सकता है, औसतन 2500 से 300 ml 2500 से 3000 ml होती है। तो IRV जो इसे IRV हम लोग शॉर्टकट में बोलते हैं, उसे TV बोलते थे टाइडल वॉल्यूम को, और इसको IRV इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो कि 2500 से 3000 होती है। अब हम लोग पढ़ेंगे एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, वायु की वह मात्रा जो एक व्यक्ति बलपूर्वक निःश्वसित कर सकता है, वह हमारा 1000 ml से 1100 ml होता है। जो ERV है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जब हम बलपूर्वक अंतः श्वसन कर रहे हैं, जैसे कि नॉर्मल सांस ले रहे थे, TB बस ले रहे थे, टाइडल वॉल्यूम बस, पर जब अब हम बल लगा दिए और तेज़ से सांस खींच रहे हैं, तो मतलब कि IRV भी हम लोगों ने ले लिया 2500 से 3000 ml, वायु और ज़्यादा आ गई इकट्ठी, तो इसे इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोलते हैं। और जब निःश्वसन नॉर्मल हम लोग सांस छोड़ रहे हैं, पर जब ज़ोर से आप सांस छोड़ेंगे तो वो हमारा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होगा, और ये 1000 से 1100 ml होगा। आप फील कर सकते हैं, अगर आपको फील करें तो जितना हम लोग सांस खींचने की क्षमता होती है उतना छोड़ने की क्षमता नहीं होती, जल्दी से आप ख़त्म हो जाती है सांस। देखिए आप लोग अपने आप में एक बार ट्राई करिए, चलिए सब लोग, मैं 30 सेकेंड का आप लोगों को समय दे रहा हूँ, थोड़ा सा आप उसको फील करिए। अब हमारा आता है अवशिष्ट आयतन रेजिडुअल वॉल्यूम, वायु का वह आयतन जो बलपूर्वक निःश्वसन के बाद भी फेफड़ों में शेष रह जाता है, जो वायु बलपूर्वक निःश्वसन या अंतः श्वसन के बाद भी फेफड़ों में, इसकी मात्रा 1100 से 1200 ml होती है। रेजिडुअल वॉल्यूम अवशिष्ट आयतन, अगर बोल दिया कि कौन सी वायु का आयतन जो हमारे फेफड़े में हमेशा शेष रहती है इतनी, तो हमारा रेजिडुअल वॉल्यूम है ना। ऊपर वर्णित कुछ श्वसनीय संबंधी आयतनों को जोड़कर फुफ्फुसी क्षमताएं निकाली जा सकती हैं, जिसका नैदानिक उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता है ना। तो अब इस प्रकार से हम इनको पढ़ते हैं, 3-4 और हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये पूरा इसी से क्वेश्चन बनेगा, अब समझिएगा। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी अंतः श्वसन क्षमता, सामान्य निःश्वसन के उपरांत वायु की कुल मात्रा जो कि एक व्यक्ति अंतः श्वसित कर सकता है, उसे हम क्या बोलेंगे, इससे ज्वरीय आयतन और अंतः श्वसन सुरक्षित आयतन सम्मिलित किया गया है। TB प्लस IRV बलपूर्वक भी लिए और वैसे भी लिए। और निःश्वसन क्षमता एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, सामान्य अंतः श्वसन के उपरांत वायु की कुल मात्रा जिसे एक व्यक्ति निःश्वसित कर सकता है, इसे ज्वरीय आयतन और निःश्वसन सुरक्षित आयतन सम्मिलित है। इसमें हमारा TB प्लस ERV सम्मिलित है, तो ये बहुत सरल सा दोनों है। अब हमारा इम्पॉर्टेंट ये है FRC, जो क्रियाशील अपशिष्ट क्षमता फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम, सामान्य निःश्वसन के उपरांत वायु की वह मात्रा जो फेफड़ों में शेष रह जाती है। अब सामान्य निःश्वसन के बाद हमारे फेफड़ों में कौन सी शेष रहेगी, अब जैसे हमारे फेफड़ों में तो TB प्लस ERV प्लस RV है, तो TB तो निकल गई, सामान्य निःश्वसन अगर हो रहा है या अंतः श्वसन हो रहा है तो केवल टाइडल वॉल्यूम बाहर जाएगी, और इससे निःश्वसन सुरक्षित क्षमता या अवशिष्ट आयतन सम्मिलित होता है। तो इसमें ERV प्लस RV मतलब TB हम निकाल दिए, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो डाउट भी इसमें मुझे बहुत होता था। अब हमारा वाइटल कैपेसिटी आ गई, जैव क्षमता, बलपूर्वक निःश्वसन के बाद वायु की वह अधिकतम मात्रा जो एक व्यक्ति अंतः श्वसित कर सकता है। बलपूर्वक निःश्वसन के बाद कौन कौन सी हम अंदर ले सकते हैं, तो ERV प्लस TB प्लस IRV है ना, निःश्वसन के बाद जो अंदर हम ले सकते हैं। जो हमारा RV होता है रेजिडुअल वॉल्यूम, तो वो तो हम एक्सचेंज कर ही नहीं सकते, ना ले ही सकते हैं ना दे ही सकते हैं, ना छोड़ ही सकते हैं ना ले ही सकते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा सम्मिलित है, अथवा वायु की वह अधिकतम मात्रा जो एक व्यक्ति बलपूर्वक अंतः श्वसित
अंतः श्वसन के बाद निःश्वसित कर सकता है। अब इसे VC माइनस RV लिख दीजिए चाहे, वाइटल कैपेसिटी माइनस रेजिडुअल वॉल्यूम। तो ये नीट में ऐसे क्वेश्चन बना देता है, ये अपना बनाएगा बहुत सारे क्वेश्चन। तो ये जैसे मैंने यहाँ पे लिख लिया था, ये क्वेश्चन ही है, आपको दिखेगा ही नहीं अब। हाँ, ये जैव क्षमता माइनस अपशिष्ट क्षमता है ना, तो इस प्रकार से इसे भी तभी भी हमारा वही निकलेगा। अब टोटल लंग्स कैपेसिटी, फेफड़ों की कुल क्षमता, बलपूर्वक निःश्वसन लिखा था पर वो गलत है, NCERT में करेक्शन था। बलपूर्वक अंतः श्वसन के पश्चात फेफड़ों में समायोजित वायु की कुल मात्रा, बलपूर्वक अंतः श्वसन के बाद। तो हमारा अब क्या होगा, TB प्लस IRV प्लस ERV प्लस RV चारों आ जाएंगे, इसमें सम्मिलित होंगे। और जैव क्षमता प्लस अपशिष्ट क्षमता, वाइटल कैपेसिटी प्लस RV भी कर देंगे जो रेजिडुअल वॉल्यूम है। बलपूर्वक अंतः श्वसन न बोला है, अंतः श्वसन के बाद वायु की मात्रा, तो मतलब हम लोगों ने सब कुछ ले लिया। मुझे इसमें डाउट होता था, सर से पूछता था, सर बलपूर्वक अंतः श्वसन के बाद वायु की मात्रा जो फेफड़ों में कुल होती है, तो सर ERV कैसे आता है, पर उसमें ERV भी आता है, ERV भी हमारा रहता है। इसमें आप लोग डाउट बिल्कुल मत रखिएगा, यहाँ से एक क्वेश्चन हर साल पक्का है, नीट में आना ही आना है। अब गैसों का विनिमय हम लोग पढ़ेंगे, जो कि बहुत बड़ा लेक्चर हो रहा है, तो उसको नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। बच्चों भी यहाँ तक ही अच्छे से मेहनत करिए, मैं आपको एकदम, आप लोगों का सपोर्ट है मेरे, आप लोग मुझे सपोर्ट करिए, मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरा मनोबल बढ़ता है। कमेंट अच्छे अच्छे किया करिए, तो उससे, और जो आपको पढ़ना हो, जो टॉपिक पहले पढ़ना हो, जैसा पढ़ना हो, तो आप लोग मुझे बताते जाया करिए, तो मैं उस हिसाब से आप लोगों को चीज़ें कवर कराते जाऊंगा। तो ये सही रहेगा, इस वाले वे से मुझे लगता है कि चीज़ें सही तरीके से चलेंगी और बढ़िया रहेगा। तो बच्चों यही है, अभी आपको मैंने इतना बता दिया। सो थैंक यू बच्चों, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।